आखिर कैसे जो अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहा था, आज वही चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने। ऐसे ही ईरान मिडल ईस्ट की सारी पावर अपनी तरफ कर लेगा। सारे ट्रैफिक कैमरास को हैक कर रखा था। मोसाद और सीआईए इतना अंदर घुसी हुई थी कि उन्हें हर एक इंफॉर्मेशन पता थी। और इसी के बाद अली खामिनी की डेथ हो जाती है। तो अगर आप देखोगे तो ईरान मिडल ईस्ट का एक छोटा सा देश नहीं है, बल्कि एनर्जी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा प्लेयर है। 1950 की बात है, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट ईरान को रियलाइज होता है कि सब कुछ ईरान का होता है। लैंड ईरान का, मशीन ईरान की, पीपल ईरान के, जो उसके इतना काम करते हैं। बट प्रॉफिट किसका होता था? प्रॉफिट होता था ब्रिटेन का। ईरान के न्यू प्रेसिडेंट बनते हैं, उन्होंने ईरान के ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज का यहाँ पे मतलब है कि ईरान को ही उस ऑयल से फायदा होगा, जैसे पहले ब्रिटेन को होता था, अब वो नहीं हो। यूएस ने भी एक गेम खेला। यूएस ने इस न्यू प्रेसिडेंट को जेल भिजवा दी। अब यूएस भी डर में था, बट उन्होंने जेल भिजवाने के बाद अपना एक प्रेसिडेंट लाया। उन्होंने जेल भिजवाने के बाद शाह को ईरान का प्रेसिडेंट बनाया, क्योंकि वो सारी बातें यूएस की मानते थे। बट इसके बाद ईरान में एक सबसे बड़ा प्रोटेस्ट होता है। उस समय अमेरिका जो था वो सबको डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने का गुण गाता था। आप हेरिडेटरी रूल नहीं चला सकते, आप तानाशाही नहीं कर सकते, आपको डेमोक्रेटिक नेशन बनना पड़ेगा। लोगों को लगा यूएस डेमोक्रेसी का रूल तोड़ रहा है। इसी के बाद एक लाइन फेमस हुई थी, डेथ टू अमेरिका, जो आज तक भी बहुत फेमस है। अब दोस्तों 8 दिसंबर 1955 की बात है। यूएस ने सोचा कि हम ईरान के साथ एक डील करते हैं, एक प्रोग्राम करते हैं, और उस प्रोग्राम का नाम था एटम ऑफ पीस। इसमें यूएस ने ईरान को वादा किया कि वो उन्हें न्यूक्लियर इकोसिस्टम सिखाएंगे, और कई सारे ईरान के साइंटिस्ट अमेरिका के एमआईटी में भी लाए गए थे ताकि उन्हें सब सिखा सके। दोस्तों बात आती है 1971 की, जब अमेरिका ने बहुत सारे देशों को बोला था कि आप ट्रेड करो, बट डॉलर के अंदर। उनको ये लालच दिया था कि $35 के बदले आपको 1 आउंस ऑफ गोल्ड मिलेगा। बट बाद में कंट्रीज को डाउट हुआ, क्या अमेरिका के पास सच्ची इतना सारा गोल्ड है? तो कई कंट्रियों ने अमेरिका से गोल्ड मांगना स्टार्ट किया, और इतने सारे प्रेशर के बाद रिचर्ड निक्सन, जो कि यूएस के 37th प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि अब डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसके बाद यूएस के ऊपर से सब देशों का ट्रस्ट हट चुका था, बट यूएस को भी अपनी डोमिनेंस बनानी थी, तो उन्होंने गोल्ड का ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट किया। उन्होंने देखा कि ऐसी कौन सी चीज है जो गोल्ड की तरह ही डिमांड में है, या आगे जाके और भी डिमांड में आ सकती है। उन्होंने देखा कि ऑयल आगे जाके भी बहुत काम आएगा, और अब भी हर इंडस्ट्री में ऑयल का मोस्ट ऑफ द यूज होता है। उन्होंने सोचा कि हम सऊदी के पास जाते हैं, और वहां पे बात की कि वो सारा ऑयल डॉलर्स में ले। सऊदी करेगा क्या डॉलर्स का? तो यूएस ने कहा कि आप हमारे ट्रेजर में इन्वेस्ट करो, और बदले में हम आपको सिक्योरिटी देंगे। जैसे ही सऊदी ने ऑयल बेचा, वो डॉलर में आया, फिर वो डॉलर को यूएस में ही इन्वेस्ट करेंगे, और यूएस उससे ही अपनी आर्मी को मेंटेन करेगा और उनकी प्रोटेक्शन करेगा। इससे डॉलर की डिमांड फिर से इन्फ्लुएंस हो गई। अब क्या होगा? ऑयल से डॉलर होगा, डॉलर से यूएस का डोमिनेंस बढ़ेगा, और यहाँ से इन्वेंशन होता है पेट्रो डॉलर का। अब दोस्तों बहुत सालों तक किसी ने भी अमेरिका के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं उठाया, बट आयतुल्लाह खामिनी ने सारे ईरानियन सिटीजन के साथ शाह और यूएस को ईरान से बाहर कर दिया और इस्लामिक रेवोल्यूशन लाए। Difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran and still see his monarchy surviving. The Ayatollahs are committed to rapidly unfolding revolution. अब उन्होंने अमेरिका के द्वारा चलाए गए सारे प्रोग्राम को उसी टाइम बंद कर दिया, और कहा कि ये सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में इस्लामिक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। अब दोस्तों ईरान की जनता इतनी गुस्सा हो गई थी यूएस से और शाह से कि उन्होंने ईरान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी में सारे यूएस के डिप्लोमेट्स को पकड़ लिया। दोस्तों 1980 की बात है, इराक ने ईरान के ऊपर केमिकल वेपन्स यूज करके एक हमला किया, और इराक का अमेरिका ने फुल सपोर्ट किया। और इसी के बाद से जो थोड़ी बहुत ईरान और अमेरिका की बातें हो जाती थी, अब वो भी नहीं होंगी।
पूरा ईरान एंटी अमेरिकन हो गया था। उनको अमेरिका के नाम से ही चिढ़ होने लगी थी, क्योंकि अमेरिका ने केमिकल वेपन्स के साथ इराक का साथ दिया, बल्कि जहाँ पे ईरान ने कोई केमिकल वेपन्स ही यूज नहीं किए थे। और ऐसे ही ईरान के लॉ मेकर्स ने आयतुल्लाह खामेनी को एडवाइस किया कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए, ताकि हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सके, ताकि मिडिल ईस्ट की सारी पावर अपने हाथों में ले आए। बट आयतुल्लाह खामेनी इस मास डिस्ट्रक्शन वाले सारे वेपन्स के खिलाफ थे, वो इसे इस्लाम के रूल्स के खिलाफ मानते। अब दोस्तों इसी के दौरान 1989 की बात है कि आयतुल्लाह खामेनी की डेथ हो जाती है, और अब इसके बाद जो नई पावर आती है वो थे अली खामेनी। अली खामेनी की पावर में आते ही ईरान ने कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स का जन्म दिया, जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह, ऐसे कई सारे ग्रुप्स जिनको मनी प्रोवाइड करते थे, वेपन्स प्रोवाइड करते थे, ताकि वो इजराइल पे अटैक्स कर पाए। अब दोस्तों इसी के बाद जैसे ही अली खामेनी आते हैं, उन्होंने शाह के समय जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता था उसी को रिवाइव करने की सोची, जो कि आयतुल्लाह खामेनी के समय बिल्कुल बंद कर दिया था। उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट स्टार्ट किया। न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मतलब होता है जब हम आइसोटॉप यूरेनियम को पोर्शन इंक्रीज करते हैं। अब देखो ये है यूरेनियम से दो यूरेनियम निकलते हैं। सबसे पहला यूरेनियम 238 आइसोटॉप और दूसरा यूरेनियम 235 आइसोटॉप। यूरेनियम 238 आइसोटॉप 99% होता है और यूरेनियम 235 आइसोटॉप 0.7% होता है। अब जैसे ये यूरेनियम 235 आइसोटॉप 5 to 6% हो जाता है तो ये पावर जनरेशन में यूज होता है, बट जब ये 90% होता है तो इसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में यूज होता है। अब दोस्तों क्या होता है, जहां भी ईरान ये न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा था, ईरान की एक ओपोजिशन पार्टी ने वो लोकेशन पब्लिक कर दी। इसके बाद अमेरिका ने इस पे सवाल उठाए, ऑब्लिगेशंस किए, तो ईरान ने जवाब में बताया कि हम तो ये सिर्फ पावर जनरेशन के लिए कर रहे हैं, कि हम तो सिर्फ यूरेनियम 235 5 to 6% ही एनरिच किया है, हम तो सिर्फ पावर जनरेशन में यूज करेंगे। और जैसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पहुंचती है तो उन्हें वहां पे यूरेनियम के हाईली एनरिच पार्टिकल्स मिलते हैं। अब प्रेशर में आके ईरान को ये न्यूक्लियर प्रोग्राम वहीं बंद करना पड़ता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ईरान एक न्यूक्लियर देश इसलिए बनना चाहता था क्योंकि उसे सारी मिडिल ईस्ट की पावर चाहिए थी और अमेरिका से नहीं डरना था, अमेरिका को खुला जवाब देना था, और अमेरिका को भी इसका ही डर था। उन्हें भी लगा कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो वो सारा इन्फ्लुएंस ले लेगा मिडिल ईस्ट का अपने पास, फिर उसकी ही मर्जी चलेगी कि पेट्रोल को यूएस के डॉलर्स में बेचना है या यूरो में बेचना है या येन में बेचना है। और फिर जो भी अमेरिका ने सऊदी की सिक्योरिटी का दावा किया है वो सब एक डॉक्यूमेंट में ही रह जाएगा और वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। और पेट्रो डॉलर की जो साइकिल है वो भी इन्फ्लुएंस होगी इसकी वजह से, उसका डाउनफॉल आ जाएगा। ईरान दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है। ये उसका दूसरी बार होता है। पहली बार जब IAEA ने वहां पे एनरिच न्यूक्लियर पार्टिकल्स देखे, उसके बाद उन्हें बंद करना पड़ गया, और ये सेकंड टाइम है जब उन्होंने फिर से शुरू किया। अब CIA मतलब अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, 2010 में उन्होंने एक वायरस बनाया जिसका नाम था स्टक्सनेट। ये वायरस कंप्यूटर में घुसकर यूरेनियम एनरिचमेंट के सेंट्रीफ्यूज को सीक्रेटली बर्बाद कर देगा। ईरान को पता भी नहीं चला कि आखिर उनके सेंट्रीफ्यूज अपने आप ही तेज घूम के अपने आप ही कैसे खराब हो रहे हैं, और ये दुनिया का सबसे पहला डिजिटल वेपन अटैक था। अब साल आता है 2009 जहाँ पे ओबामा न्यू प्रेसिडेंट बन के आते हैं यूएस के। अब उन्होंने बोला हम ईरान पे कोई भी हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम दोनों एक साथ बैठ के, ईरान और यूएस एक साथ बैठ के एक डॉक्यूमेंट साइन कर लेंगे, और इसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। बट इस डील को लेके ईरान बिल्कुल भी नहीं माना, उसने साफ मना कर दिया। बट अमेरिका भी कमजोर नहीं, उसने ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाने शुरू कर दिए। जो भी कोई कंट्री ईरान से कुछ खरीदे उसके ऊपर सैंक्शन। तो इसलिए प्रेशर के अंदर आके ईरान ने उस डील को एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद अमेरिका ने ईरान को सिर्फ 3.67% न्यूक्लियर एनरिचमेंट अलाउ किया। अब 2018 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि ओबामा के थ्रू एक ह्यूज ब्लंडर था, आधी चीजें इसमें गलत थी।
आधी चीजें कुछ जल्दी एक्सपायर होने वाली थी और ईरान ने इसके जवाब में दोबारा न्यूक्लियर एनरिचमेंट स्टार्ट कर दी। अब 2023 तक ईरान के पास इतना न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो गया था कि वो सिर्फ 12 डेज के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी कर सकता था। ट्रम्प जब आए थे तो ईरान के पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट 3.67 था, बट एट लास्ट 20% हो गया। अब 2021 में ईरान और अमेरिका की मीटिंग चल रही होती है, उसी के बीच में इजराइल ने ईरान के ऊपर बॉम्ब डाल दिया। इससे गुस्सा होके ईरान ने 60% न्यूक्लियर एनरिचमेंट की पेनल्टी लगा कि हम एक तरफ आपसे मीटिंग कर रहे हैं, आपके साथ आपकी डील को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी डिमांड्स को मान रहे हैं, और दूसरी तरफ आप हमारे ऊपर हमला करा रहे हो। अब 2023 से 25 तक सेम वही चला, कुछ अलग। 2025 में यूएस ने ईरान को 60 दिन का एक अल्टीमेट दिया, 22 जून 2025 को मिडनाइट। इसमें अमेरिका ने B2 बॉम्बर का यूज करके सारी न्यूक्लियर साइट्स को डिमोलिश कर दिया ईरान के अंदर। अब इसके बाद भी ईरान रुकता नहीं है, वो हार नहीं मानता, बल्कि मिंजादेही केव के अंदर जाकर छुप के अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करता है दोबारा से। अब 6 फरवरी को दोबारा से वही होता है, बट इस बार ईरान ने अमेरिका की आधे से ज्यादा शर्तें मान ली। बट फिर भी 28 फरवरी 2026 को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च होता है, जिसमें 1000+ स्ट्राइक्स अमेरिका करता है और अली खामिनी के घर पे भी एक मिसाइल गिरती है और उसके बाद अली खामिनी की डेथ हो जाती है। अब आपको लगेगा कि इतनी इंफॉर्मेशन कैसे आई कि अली खामिनी का घर यहीं है और वो आज अपने टॉप बंकर पे होंगे, बल्कि अंडरग्राउंड, इतना अंडरग्राउंड नहीं होंगे। तो ईरान में मोसाद और CIA इतना अंदर घुसी हुई थी कि उन्हें प्रेसिडेंट के हर एक सिक्योरिटी गार्ड की इंफॉर्मेशन थी, उन्हें हर एक मोशन पता था प्रेसिडेंट का, हर मीटिंग का पता चल जाता था। और उन्होंने यहाँ तक कि ईरान के सारे ट्रैफिक कैमरा भी हैक कर रखे थे ताकि वो प्रेसिडेंट का मोशन देख पाए, और ये सालों से वो प्रिपरेशन कर रहे थे। और उन्होंने 26 फरवरी को अली खामिनी के घर पर, जब वो अपनी मीटिंग कर रहे थे सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स के साथ, और उसी टाइम उनके घर पे बॉम्ब गिराया और उनकी डेथ हो गई। बट अब इसके बाद अमेरिका भी टेंशन में आ जाता है, उसको भी होता है कि अब हमारी सारी शर्तें कौन सुनेगा, हमारे नेगोशिएशन हम किसके साथ करेंगे, सुप्रीम लीडर या सुप्रीम पावर ही चली गई है। बट उन्हें नहीं पता था कि ईरान डॉक्ट्रिन ऑफ मॉस्टिक यूज करता है। टीम लीडर ने ईरान को 31 प्रोविंशियल में डिवाइड कर रखा था कि अगर सुप्रीम पावर चली भी जाती है या डेथ हो जाती है सुप्रीम लीडर की, आराम से ईरान हमला कर सके, आराम से वो बिना किसी कंफ्यूजन के सही तरीके से कर पाए। और ऐसे ही हर 31 प्रोविंशियल में एक उनका हेड होता है और वो ही डिसीजन लेता है अगर लीडर चला जाए। अब ईरान ने इजराइल के साथ सारी गल्फ कंट्री पर भी हमला किया, जैसे कि सऊदी, कतर, UAE, इन सब देशों पे हमला किया। अब आप समझो कि ईरान इतना बड़ा है कि अगर मिसाइल नॉर्थ में गिरती है तो साउथ पर इतना इम्पैक्ट नहीं होता। अगर US 40 मिसाइल मारता है साउथ पे तो नॉर्थ पे इतना असर नहीं पड़ता, बल्कि ईरान 20 मिसाइलें मार के इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा देता है क्योंकि इजराइल इतना छोटा है। अब ईरान इतने सस्ते ड्रोन यूज करता है कि इनको इंटरसेप्ट करने के लिए 4 मिलियन के पेट्रॉइड इंटरसेप्टर और 3 से 15 मिलियन का कार्ड इंटरसेप्टर को यूज करता है। अब ये ईरान ने ये पूरा गेम तब बदला जब उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। अब यहाँ से कोई शिप नहीं निकल सकती। कभी आपने देखा होगा इंडिया में LPG क्राइसिस आ गए हैं, पेट्रोल क्राइसिस आ गए हैं, एनर्जी क्राइसिस भी बोल सकते हैं आप। अब उन्हें एक सारी शिप्स पे हमला करने की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर वो एक शिप पे हमला कर रहे हैं तो डर के बाकी जो 50 शिप्स अगर पीछे हैं तो वो अपने आप ही नहीं आगे बढ़ रही, और कोई भी शिप तब तक क्रॉस नहीं कर सकती स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को जब तक ईरान उसे अपनी पूरी सिक्योरिटी के साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पार ना करा दे। अब समझो ये स्टेप आखिर ईरान ने लिया क्यों। अब जो शुरुआत में मैंने आपको पेट्रो डॉलर बताया था, अब इससे जो पेट्रो डॉलर साइकिल है वो पूरी डाउनफॉल में चली जाएगी। सऊदी अरब वगैरह ऐसे देशों की जिनकी अमेरिका ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रखी है वो भी नहीं प्रॉपर मैनेज हो पाएगी, क्योंकि ना पेट्रो डॉलर आएगा, ना वो US के ट्रेजर में इन्वेस्ट करेंगे, ना ही उन्हें आर्मी से प्रोटेक्शन मिलेगी। अब दोस्तों अगर आपको ना पता हो तो मिडल ईस्ट में कभी भी खेती नहीं होती बल्कि बाहर से खाना लाया जाता है। तो अगर ईरान ने ये भी मना कर दिया तो पूरे मिडल ईस्ट में फूड क्राइसिस हो सकते हैं। और ईरान ने ये भी बोला है कि वो इंटरनेट केबल जो कि अंडरग्राउंड सीज होते हैं उसके ऊपर भी बॉम्ब मार के पूरा इंटरनेट खत्म कर देंगे। दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है सारी गल्फ कंट्रीज को। पानी जो पीती है वो समुद्री पानी होता है, ये एक प्रोसेस से निकालते हैं ताकि वो सॉल्टी वाटर मीठे पानी में कन्वर्ट हो जाए, मतलब ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर ईरान ने इन वाटर प्लांट्स के ऊपर हमला कर दिया तो इन
इनको साल से भी ऊपर लग सकता है रिकवर होने के लिए। अब ईरान ने सीज फायर के लिए बहुत सारी डिमांड की है, जितना भी उनका वॉर में लॉस हुआ है वो सारा रिफंड हो, सैंक्शंस जो भी उनके ऊपर आज तक लगे हैं वो सारे रिमूव होए और न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने दे। दोस्तों अभी भलाई यही होगी अगर ये वॉर रुक जाए। धन्यवाद।